अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। हुकूमती इत्तेहाद कश्मीर के मामले पर तकसीम नजर आ रहा है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के रावलाकोट से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर कड़ी तनकीद की है और उनकी तरफ से माफ़ी ना मांगने को भी नाकाबिल कबूल करार दिया है। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने इस मुतालबे के बावजूद अपने बयान पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तो इस हवाले से उन्हें कोई हिदायत ही जारी नहीं की, लिहाजा वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। पार्टी के शटअप कॉल देने का इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन, इस सूरत हाल से तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी चंद रोज़ कबल बाहमी इत्तेफाक से बजट मंजूर करवाने और गिलगित में पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने वाली हुकूमती इत्तेहादी जमातें और उनके साथ ऐसी बयानबाजी से अब कश्मीर इलेक्शन की नेट प्रैक्टिस शुरू हो गई है और इसकी बड़ी वजह शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल कही जा सकती है, जिसे संभालने के लिए बिलावल भुट्टो नून लीग से ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी मेक या ब्रेक का असर बराह रास्त कश्मीर इलेक्शन पर तो पड़ेगा। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो के सख्त रवैये की वजह कश्मीर इलेक्शन ही है या फिर मामला कुछ और है, और क्या ख्वाजा आसिफ के बयानात के पीछे भी कोई सियासी हिकमत अमली है। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद की तो बात हो गई है, अब अगर अपोजिशन जमात PTI की बात करें तो शायद तहरीक इंसाफ ने मज़ाहिमत के बजाय मफाहिमत को तरजीह देना शुरू कर दी है और इसी के लिए बैकडोर राबते भी किए जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान से जल्द एक मुलाकात मुतवक्के है, जिससे मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात कर भी पाएंगे या नहीं। हुकूमती इत्तेहाद और PTI के मामलात पर बात करने के लिए हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सहाफ़ी और एनालिस्ट हैं एहतिशाम उल हक साहब, हमारा सिंगल पैनल भी देखते हैं अक्सर, और माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एहतिशाम साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त ओवरऑल वही सिचुएशन दोबारा से हम देख रहे हैं जिस पर हम कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए हम देखते हैं कि मामला ठंडा होता हुआ नजर आता है PTI के हवाले से, लेकिन फिर एक फुलझड़ी छोड़ी जाती है और मामला फिर गर्म हो जाता है। क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में ये इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है पॉलिटिकल पूरा जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो? देखिए मारूख, बुनियादी तौर पे तो ये PTI के खुद लोग ये मानते हैं कि हर सतह पे उनके इख्तलाफात हैं। कोर कमेटी में चले जाएं, पॉलिटिकल कमेटी में आप चले जाएं, पार्लिमानी कमेटी में चले जाएं, उनके इख्तलाफात हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं ये इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है। असल बात है कि कोई एक मैसेज ऑफ वननेस जो होता है किसी को देना, वो नहीं है। अभी आप बात कर रही थी कि जी बानी PTI से किसको मिलाया जाए, और वो कुछ खबरें इतलात हैं कि वो हलीमा बीबी की बजाय अपना वो नौरीन बीबी जो है नौरीन खान को मिलाने की बात हो रही है। तो इस पे हलीमा बीबी ने सख्त रिएक्ट किया कि उसको वो क्यों जाएंगी, मैं जाऊंगी मिलने के लिए। वो बाकायदा तौर पे जिस तरह उनकी पार्टी के जराए कहते हैं वो चेयरमैन के तौर पे ऑपरेट करती है, वो किसी की बात नहीं सुनती। जबकि बाकी लोग हैं जिसमें खास तौर पे बैरिस्टर गौहर है, चकजई है, वो समझते हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। ठीक है, उनकी मुलाकातें अभी नहीं हो रही, उनको बाकायदा बानी PTI को किसी अस्पताल में नहीं ले जाया जा रहा। लेकिन मारूफ एक चीज है ना कि जब आपको गिव एंड टेक होगा, कोई बात होगी तो भी मुलाकातें होंगी। अभी आप देख लें जिस तरीके से बात हो रही थी, अपने राना सलाउल्लाह ने भी कहा कि जी मुलाकात करने का सिलसिला होगा, अच्छा जई की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई पहले आया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चले जाते हैं, उन्होंने कहा जी कोई एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल वेन्यू होनी चाहिए। उनको कहा गया कि चलिए जी स्पीकर अय्याज सादिक के पास चले जाते हैं, इस पे कुछ बात सुनने में आ रही है कि कोई बात बन रही है, कुछ हाँ या ना की बातें चल रही है। अब गवर्नमेंट जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा उस दिन आके फ्लोर ऑफ दी हाउस जाके उन्होंने हाथ मिलाया, चकदई से गौर खान से मिलाया, इस तरह के कुछ और लोगों से मिलाया। तो वो चाहते हैं कि कोई बातचीत के जरिए मामलात को आगे ले जाया जाए। लेकिन अगर आप एक तरफ कहेंगे जी हमने धरने भी देने हैं, हमने जल्द से जुलूस भी करने हैं, हमने पार्टी का जो चेयरमैन है उसकी बात अगर कोई मिलने जाता है, बात किसने कुछ और कही होती है, बाहर आके कुछ और कहा जाता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना हुकूमत मानेगी ना एस्टैब्लिशमेंट मानेगी। मेरा ख्याल है मारूफ रिसीविंग एंड पे PTI है, उन्हें अब देखना है कि वहाँ वो क्या कंसीड करते हैं, तभी उनकी मुलाकात होगी। अदरवाइज तो बाहर ऐसा होता नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब तो बार बार मिसाक जमहूरियत की बात करते आए हैं। उन्होंने तो एक दफ़ा फिर से दावत दे दी है, और जो उस दिन उन्होंने सारा असेंबली के अंदर किया उनके जेस्चर से भी साबित यही हो रहा था कि शायद वो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें और सब एक पेज पर नजर आएँ। निज़ामी साहब, अब बिलावल भुट्टो का जो सख्त रवैया है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? इसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली है, या ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से या विफाक से कुछ मजीद लेना चाहती है, या फिर वाकई कश्मीर इलेक्शन ही है? जी बहुत शुक्रिया।
मेरा ख्याल है कि रियासत और हुकूमत की जानिब से जो एक रवैया अपनाया गया है गुज़िश्ता 3-4 साल में कि हर चीज़ को डंडे के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाए, अब उस पूरे बयानिए का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी अब वो बोझ उठाने में नाकाम नजर आती है। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इख्तलाफी आवाज़ें उसके अंदर शामिल करना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जिस तरह के गैर मुतवाज़न बयानात देते हैं और वो अपनी पार्टी के लिए और कई दफ़ा पाकिस्तान के लिए भी मज़हक़ा खेज किस्म की एक सूरत हाल क्रिएट करते हैं, तो ये सारा मामला उसकी तरफ ही जाता है कि जब तक किसी से बाज़ पुरस नहीं की जाएगी, और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार की बुलंदियों पे जाते हैं, तो बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन में ये कमी हो जाती है और कभी कभार दिमाग जो है वो नॉर्मल अंदाज में सोचना बंद भी कर देता है। तो कश्मीर के मामले में भी हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है कि वो तमाम लोग जिनके साथ बातचीत हो रही थी, जिनके साथ सारा कुछ था, अब यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, और पीपल्स पार्टी वो सारा का सारा जो हुकूमत का बोझ है वो उठाने को तैयार नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई गलती मौजूद है। और पीपल्स पार्टी चूंकि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और गुज़िश्ता 6 से 8 महीने के अंदर वहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर था, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी वो अपना एक अच्छा इंतखाबी मुकाम वहां पे देख रहे हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब वहां पर सियासत होगी। अगर वहां पर सियासत नहीं होगी, वहां पर मामलात को दूसरे अंदाज में चलाया जाएगा, तो पॉलिटिकल स्पेस कम होती जाएगी। ये हम पहले पाकिस्तान में भी बाकी सूबों के अंदर भी देख चुके हैं, और अब ये सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में भी हो रही है कि सियासतदान के लिए स्पेस कम की जा रही है। तो जब पॉलिटिकल स्पेस कम होगी, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो वहाँ की बड़ी स्टेक होल्डर है, उसको बहरहाल इससे यकीनन शिकायत होंगी। अब देखना ये कि क्या वाकई वो ये शिकायत दूर कर पाते हैं, या जिस तरह के मज़हक़ा खेज बयानात हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं ये जारी एक और एलिमेंट भी है, माधव के एक और एलिमेंट भी है। ये ठीक है कि वहाँ पे जो सूरत बन रही है, उन्होंने कहा कि मैं फलां जगह के जो लोग हैं मैं उनको कश्मीरी नहीं मानता। अब देखें लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी। अब देखें जो हार्ड कोर कश्मीरी हैं, जो वैली से लोग आए हैं, ये कोई 23-24 लाख लोग हैं, 12 इनकी सीटें हैं। वो कहते हैं जी वन गो में ख़त्म कर दें। अब इसका तरीकाकार है, और आप असेंबली में जाएं टू थर्ड के तरीके से इसको ख़त्म करवा दें। वैसे भी देखें ना, इस पे आमतौर पर लोग कहते हैं कि बड़ी मज़ाक खेज किस्म की ये डिमांड है। 35 में से 38 में से 34 उनकी डिमांड मान ली गई। आपको और मुझे 70 रुपए की बिजली मिलती है, उनको 3 रुपए की मिलती है, इस तरह और चीजें। उसको कहते हैं जी आटा भी हमें मुफ्त है। चले हुकूमत दे सके तो जरूर देना चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों साइड को मारूफ देखने की जरूरत है। अभी उनका बयान जिस तरीके से आया अपने क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ का, ख्वाजा आसिफ हार्ड कोर कश्मीरी है। देखिए मुझे ये कहने में हर्ज नहीं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इन कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर तो असल बात तो वैली की है ना, जो कश्मीर के लोग हैं और अपना जम्मू के लोग हैं वो कश्मीरी हैं। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं जी दोनों कश्मीर मिलके बैठ के जो बात करनी है। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी वो उनको 23 लाख वो जिनके रिश्तेदार बहन भाई लाखों की कुर्बानियां दे के वहां से फौत हुए, को अपनी जमीनें छोड़ के आए, आप वन गो में कह जी इनका तो कोई हक ही नहीं है कि इनके आज़ाद कश्मीर की असेंबली में इनकी सीटें नहीं होनी चाहिए, जबकि ये मुत्तफ़िका तौर पर ये सीटें उसमें शामिल की गई थी 12 और आज तक चल रहा है मामला। फिर भी लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में अगर आप जीत जाती है कोई पार्टी इसको तब्दील करना चाहती तो कर ले, लेकिन अगर आप धौंस धांधली से और जलसे लूज करके अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। जी ठीक है, माजिद निज़ामी साहब, ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? कोई सियासी हिकमत अमली है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने कोशिश की नून लीग से उसका मौक़िफ़ लेने की कि क्या वजह है, कोई उनको कहता है ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और अगर इस तरह के बयानात जो कि तफरीक पैदा करते हैं यकीनी तौर पर, तो उसके बाद किसी किस्म की कोई पूछगछ होती है, वज़ीर आज़म कोई बात करते हैं, कोई हिदायत जारी करते हैं। लेकिन अभी जो वीडियो भी हमने देखी और हमने अपना शॉट भी चलाया प्रोग्राम के अंदर कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई हिदायत नहीं मिली इसलिए मैं अपने बयान पर कायम हूँ। देखिए, मामलात को बड़ी बुनियादी नौयत से देखने की ज़रूरत है। अगर हुकूमती कमेटी 12 में से 6 सीटें ख़त्म करने को तैयार हो गई थी एक मरहले पर, तो उस वक्त ये बयानिया कहाँ गया था कि जी वो 23 लाख लोग जो हैं उनकी कुर्बानियाँ हैं और उनके मसाइल जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
ये बात बहरहाल कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होती है कि वो जो 12 सीटें हैं और जिस तरह से वहां पर इलेक्शन होता है, उसमें से 9 पंजाब में है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो अगर आप देखें, उसके साथ साथ उसका जो नंबर ऑफ वोटिंग है वो आप देखें, उसके जो पोलिंग स्टेशन है वो देखें, तो ये एक बड़ी मज़ेदार खेज सी सूरत हाल पैदा होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट कुछ हजार हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट कुछ लाख हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 6 जिलों के अंदर है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 1 जिलों में है। बहरहाल ये एक ऐसी डिबेटेबल चीज है कि जिसके ऊपर हर बार बहस होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हुकूमत भी 12 को 6 में करने के लिए रजामंद होती नजर आ रही थी। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जी मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। मेरा ख्याल है दूसरा जो बात है ना, दूसरी बात जो बिजली की और पानी की है, उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरा इसमें मौकफ सिर्फ यही है कि आजाद कश्मीर को 70 साल से नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रियासत ने खुद बनाया है, और अब रियासत अगर ये शिकवा करे तो रियासत का ये शिकवा बनता नहीं है। हमने पिछले 70 साल से उनको खुद नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के रखा है कि जी आप कश्मीर की आजादी की तहरीक चलाएं, हम आपको पैसे देंगे। तो अब वो बजट जब हम देते हैं और देते आ रहे हैं, तो उसमें रियासत का कसूर है कि वहां पे उन्होंने कोई टैक्सेशन का निजाम नहीं बनाया, वहां पर उन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए कि जिसकी वजह से मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। आप ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2026 पढ़ें, उसके अंदर जो वहां पर आजाद कश्मीर के सरकारी स्कूलों की सूरत हाल है, 4 दीवारी कितने % की है, टॉयलेट कितने % में है, पानी की सहूलत कितने % में है, 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बैड गवर्नेंस के मामलात हैं, इसके ऊपर रियासत को, हुकूमत को अपनी नाकामी को मानना होगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चारा नहीं है। 100% ट्रू। एहतशाम साहब, इमरान खान की से मिलने के हवाले से जो दोबारा से एक बात जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, तो इस तरह की ज़ाहिर है आप खुद शहर इक़्तिदार से हैं, आप तक भी खबरें पहुंची होंगी कि उससे पहले शायद ये हो सकता है कि अलीमा खानम की गिरफ्तारी डाल दी जाए, जिस तरह से हम पहले भी देखते आ रहे हैं। एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार किया जाता है, चंद मिनटों में छोड़ दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई खबरें सामने आती हैं और गिरफ्तारी इस वजह से की जाएगी कि उसके बाद फिर मुलाकात हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार तो अलीमा खानम के जो सारे मामला हैं उस पर रियासत करती आई है। देखिए मारूफ, अपेरेंटली तो कोई सूरत हाल नहीं नजर आती कि बानी पीटीआई की इस तरह आई होगी, और जिस तरह के आपने देखे मुकदमे अलीमा बीबी पे भी हैं और जिस तरह का रवैया उनका है, और रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और तो और अपनी पार्टी के लोगों को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं, उनके खिलाफ सब बयानबाजी करती हैं। उनका दुख यही है कि जी एक अरसे से वो कह रही है कि जी 10,000 बंदे अडियाला जेल के बाहर लाए जाएं, वहाँ 100 बंदे भी नहीं आते। MNA MP जो जिनको आना चाहिए वो भी नहीं आ रहे होते, तो वो फिर नतीजतन बात बनती नहीं है। अगर आपने वाकई दबाव डालना है तो उसके लिए जरूरी है कि जलसे दूर करें, आप लेके जाएं वहाँ पे लोगों को, तो वो लोग नहीं जा रहे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि वो कहते हैं जी कि पार्टी का कोई सेटअप नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, हम किसकी बात सुने। पैसे इससे पहले भी 3-4 मरतबा बड़े जलसे दूर करके इस्लामाबाद लोग आए हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। वैसे भी PTI ऊपर नीचे कहती है कि जी हमारी 52,000 हम पे FIR है, 22,000 लोग हमारे अंदर है, लेकिन बात ये ना कि जो वकला है उनके अंदर अपने इख्तलाफात हैं। अभी किसको नहीं पता कि बैरिस्टर गौर के और सलमान अकरम राजा के रवैये किस तरह के आपस में इख्तलाफ हैं उनके। इस तरह सियासी सतह पे खास तौर पे अगर आप KP में देखें तो वहाँ पे उनको बहुत सारे इख्तलाफात नजर आते हैं। नतीजतन किसी एक नुक्ता नजर पे मारूफ ये पहुंच नहीं पाते। लोग यही कहते हैं कि जब आपकी कोर कमेटी बैठती है या आपकी पॉलिटिकल कमेटी बैठती है या पार्लिमानी कमेटी बैठती है, तो आप बड़े बड़े फैसले करें और उन पे अमल भी करें, और फैसले होते भी नहीं है, फिर अमल भी नहीं होता। नतीजतन फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ब्लेम गेम शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए जरूरी है कि पहले हाउस इन ऑर्डर अपना होना चाहिए, उसके बाद मेरा ख्याल है कोई तवक्को कर सकता है कि PTI को अपने लिए कोई रिलीफ ले सकती है। जी ठीक है। निज़ामी साहब, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हुए भी नजर आए हैं कि हो सकता है कि अगला बजट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश ना करें, और न सिर्फ ये बल्कि हमने देखा कि बारहा मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से भी कहा गया, और अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये साल जो मौजूदा हुकूमत है या तो उसका आखिरी साल होगा या कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा। सो इस पर कितना आप इत्तेफाक करते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? देखिए, इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ, और उसमें एक छोटी सी मिसाल ये है कि किसी घर में चोरी हो गई तो
लोग साहिब खाना से आके हमदर्दी भी कर रहे थे। कोई उनसे कह रहा था कि आपको ताला मजबूत लगवाना चाहिए था, कोई उन्हें कह रहा था कि आप अपनी जो कमरे की जाली है, अपनी खिड़कियां जो है उनको मजबूत रखना चाहिए था, कोई ये कह रहा था कि आपको पैसे घर पे नहीं रखने चाहिए थे। तो वो साहब बैठ के सुनते रहे और उन्होंने फिर खामोशी से उठते हुए कहा कि कोई कसूर तो चोर का भी होगा। मसला ये है कि इमरान खान एक कैदी हैं जो जेल में मौजूद हैं। अदालत ने उनके लिए एक मुलाकात का तरीक़ेकार मुकर्रर किया हुआ है और उसके बाद जब उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए तो उसके जवाब में बयानिया ये बनाया जाता है कि जी तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मौजूद हैं। तो उन इख्तलाफात का उससे क्या ताल्लुक है? इसलिए मेरा ख्याल है दोनों चीज़ों को अलहदा रखने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात एक हकीकत हैं और पहले दिन से हैं, क्योंकि जिस दिन से पार्टी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी उस दिन के बाद से इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाजा था। और हम ये देखते हैं कि पहले अलीम खान वर्सेस जहांगीर तरीन होता था, फिर जहांगीर तरीन से पहले जावेद हाशमी वर्सेस शाह महमूद कुरैशी था। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है और ये हमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी नजर आती है। तो इससे आगे बढ़ते हुए मेरा ख्याल है ये जो आपने स्टेटमेंट की बात की है, ये तो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्या मुस्लिम लीग की मौजूदा हुकूमत जो रियासती बयानिया है वो उठाने को तैयार है कि नहीं। और वो बयानिया ये है कि जी बैनुल अक़वामी तौर पे तो हमें बहुत कामयाबियां मिल रही हैं, सफारती महाज पर हम एक बहुत कामयाब नाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात के अंदर, मईशत के अंदर जो है वो शदीद नाकामी है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। और वो जो बैरून मुल्क हमारी एक नेक नामी है उसके ऊपर भी धब्बा लग रहा है। एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। एक चीज माजिद हमें ये भी देखनी चाहिए कि जब हम पीटीआई के सरबराह की बात करते हैं, उनकी रिहाई की या कैदी होने की या उनके केसेस की, क्या ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? आप मुझे बताएं, जब उनके साथ पीटीआई की हुकूमत थी और आप देख लें कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा था पीपल्स पार्टी का, नून का, जो जेल में नहीं रहा था। और वो बात अब तो लोग याद करते हैं, अच्छी तरह से ओपन हो चुकी है कि किस वक्त उन्होंने, अब जब आर्मी चीफ थे उनके साथ, क्या नाम है उनका, उनको जाके कहा कि जी आपके ख्याल में कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला क्या है? तो उन्होंने कहा इकोनॉमी है। कहते हैं इकोनॉमी नहीं, ओपोजिशन है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी ओपोजिशन, इनको सबको अंदर बंद कर दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जनरल बाजवा, कि मेरा ऐसा कोई इख्तियार नहीं, मैं ये सब कुछ कर दूं। तो मेरा ख्याल है ये माजिद के साथ हम एक नया रवैया रखना चाहते हैं कि पीटीआई को खास सहूलत मिलनी चाहिए और बाकी पीपल्स पार्टी के जमाने, पीएमएलएन के जमाने में उन लोगों के सबके साथ ज्यादती हुई। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादती ऐसे ही चलना चाहिए, नहीं, बस सवाल यह कि जब आपने 3.5 साल में यही काम किया जो आपको काम करना चाहिए था, इक़्तिसादी मामलात को बेहतर करने का, गवर्नेंस को बेहतर करने का, आपने एक इंतहाई नाकाम आदमी जो है ना उस्मान बज़दार को आपने वहां लगाया, उधर से आपने वो बंदा लगाया जिसका महमूद खान है केपी में। और वो अच्छा, बिल्कुल एहतशाम साहब, मेरा ख्याल है पीटीआई अपनी तमाम गलतियों को मानती भी है, हमने ये भी देखा है। लेकिन इस बात से भी हम नजरें नहीं चुरा सकते कि जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो पूरी काबीना के लोग उठ कर जाते थे उनसे मिलने के लिए। फिर जब वो चले गए थे यहाँ से, उसके बाद भी हमने देखा कि पूरे जहाज भर के ले जाए गए उनसे बातें करने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाना कैसे है इस पर बात करने के लिए। तो वो रसाई तो कम से कम इमरान खान साहब के पास नहीं है, इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे। देखिए ये तो बात सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी मुलाकातें जरूर होनी चाहिए, फैमिली के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, उनके वकला अगर उनके साथ मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलना चाहिए। मैं सिर्फ मारूफ ये बात कर रहा हूँ कि ये फिनोमेना आज पहली मर्तबा नहीं हुआ कि आज हम बैठ के पहली मर्तबा शहरी आज़ादियों की बात करें, सियासी आज़ादियों की बात करें, और ख़ास तौर पर पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये भी होता रहता है। अब सवाल ये है कि जितने लोग जेलों में गए उन्होंने कोई एक सियासी रास्ता अख्तियार किया, आपके जरिए मेरे जरिए कोई मामला ठीक करने की कोशिश की। हम अगर लगा ले सारा का सारा, क्या कहते हैं, जोर के हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर लेगी, वो तो आज भी 134 नंबर पे है, जो भी आता है तो इसको इस्तेमाल करता है। पीटीआई के जमाने में जो चीफ थे, आपको पता है क्या था, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, जो गलत काम था वो पीटीआई कहती थी वो करते चले जाते थे। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज नहीं है, ये तो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेके पॉलिटिकल लोग बैठे, सियासी जमातें बैठे कि कल की जो गलतियां हो गई है उसको हमने दूर करना है बैठ के। हमने आज के बाद इन मामलात पे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। लेकिन आपने देखा जो बंदा सरबराह बन के आता है वो तो फिर भूल जाता है कि अब मैंने कुछ करना है। पहला एजेंडा होता है कि ओपोनेंट्स को फिक्स करना है आपने। आज भी लोग कहते हैं
आज भी लोग कहते हैं, दावे से लोग कहते हैं कि ये हमसे लिखवान है, जिस दिन बानी पीटीआई इक़्तिदार में आएगा वो सबको अंदर में बंद करेगा, वही बदले लेगा, सब कुछ होगा। तो ये तो टिट फॉर टैट चल ही रहा है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है निजामी साहब, लास्टली कमेंट कर दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, कि बस आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में जल्दी इमरान खान से मुलाकात करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, और कौन होगा वो जिसकी मुलाकात होगी? क्योंकि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हवाले से भी बार बार खबर आती है कि वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अलीमा खानम के हवाले से पहले अदम एतमाद का इजहार किया जा चुका है। क्या एक बार फिर से हम यही देखेंगे कि अज़मा खानम साहिबा जाएंगी, वो मिलकर आएंगी? देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि मुफाकात अमल के नाम पर हम किसी के भी जराइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुफाकात अमल के नाम पर अगर आज कोई जुर्म कर रहा है तो उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी ने कल जुर्म किया तो उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और मामला ये है कि इस मुल्क में सियासतदान के ऊपर जो जुल्म सितम होता है वो उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं बदलते, सिर्फ सियासतदान बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये जो बयानिया है ना कि जी ये पहली बार नहीं हो रहा, मुझे इससे शदीद इख्तलाफ है। और उसकी वजह ये है कि जो कर रहे हैं वो वही रहते हैं, जो जुल्म सहने वाले हैं वो बदलते रहते हैं। तो जब तक ये चीज नहीं बदलेगी तो ये सर्कल जो है वो उस वक्त तक नहीं टूटेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत में क्या कुछ हो सकता है और पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किस तरह से गेन कर सकता है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, सियासी मामलात के बाद अगर कुछ मईशत की बात कर ली जाए तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी का क्रेडिट तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को दे रही है, मगर माशी लिहाज से पाकिस्तान के मुश्किलात हैं जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। IMF की कड़ी शराइत के साथ फाइनेंस बिल तो पास करवा लिया गया, मगर इस साल भी आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया। ईरान अमेरिका जंग ख़त्म हो चुकी है नाजरीन। आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। पाबंदियों के खात्मे के बाद ईरान ने आलमी मंडी में तेल फ़रोख्त करना भी शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया तो ये क्लेम भी कर रहा है कि चीन, शुमाली कोरिया और जापान ईरान से अब तेल ख़रीद रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जिसने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सालिसी का ज़बरदस्त किरदार अदा किया, वो इस सूरत हाल से फ़ायदा कैसे उठा सकता है? क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ़ हैं। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान दो तरफ़ा तिजारत, गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर बात हो रही है, जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है। तरफ इसी माह अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 12.5% तक एक नया टैरिफ मुतारिफ करवा दिया है और आयद कर दिया गया है। अब क्या पाकिस्तान अमेरिका से इसमें कोई रिलीफ ले सकता है, और क्या IMF की शराइत में नरमी के लिए अमेरिका से कोई मदद ली जा सकती है ताकि अवाम को भी तो फ़ायदा दिया जा सके? इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जाहिर है अब आवाम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इतना बड़ा संग मील पाकिस्तान ने अगर अबूर कर ही लिया है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ़ है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है, सो इसका फ़ायदा आवाम तक किस तरह से पहुँचेगा, किस तरह से माशी तौर पर पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? तो एक तो बात समझने की है कि जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, ग्रोथ इन पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान ने इस वक्त ईरान और अमेरिका ये इन दोनों के साथ आगे लेकर चलना है, तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। लेट्स बिकॉज ईरान पे बहुत बात हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका। देखिए, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। मैंने कई मरतबा कहा है कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत है इनटू अ मोर, जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिलेशनशिप, जिससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। मैं ये भी समझाता हूँ कि अमेरिका का एक ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के, नहीं कि वो हम उनको 6-7 अरब डॉलर की चीज़ें बेचते हैं, वो हमें 2-2.5 अरब डॉलर की चीज़ें बेचते हैं। तो हमें वो चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा चीज़ें बेच सकें। सो हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान मूव कर सकता है US के साथ एज वी मूव अलॉन्ग। देखिए, पहले मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का एक क्रिटिकल लिंक है ऑन टेक्सटाइल मार्केट एक्सेस पार्टनरशिप। अभी आपने 12% एक टैरिफ का जिक्र किया। सो हमें कोई अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल उनके साथ करना चाहिए। सो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए हमें कि हम कैसे, बांग्लादेश ने अभी उनके साथ किया है कि जब उनकी कॉटन खरीदते हैं
तो बांग्लादेश को एक कम टैरिफ की बुनियाद पर एक मार्केट एक्सेस मिलता है। जैसे अभी आपने सही जिक्र किया, मैंने वहीं से बात को आगे बढ़ाया। इसी तरह यूएस के साथ पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है, जिसको मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी, एआई एंड डिजिटल इकोनॉमी, वी आर ऑलमोस्ट मिसिंग दैट राइट नाउ, राइट? कि क्या स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होगा कि हम उसमें जा सकें। तीसरी चीज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है। चौथी चीज क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और आखिरी चीज मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड इनोवेशन है। ये तो एक फ्रेमवर्क की हमने बात कर ली जो अमेरिका का है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए जिन मुल्कों ने और जिन इलाकों ने तरक्की की है, उन्होंने रीजनल ट्रेड को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। पाकिस्तान, इंडिया, ये जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन्होंने आपस में ट्रेड नहीं ना की, तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन क्या चीज़ अच्छी बना सकता है, दुनिया को बेच सकता है। हर चीज़ बनाते जाओ, हर चीज़ इंपोर्ट करते जाओ। पाकिस्तान के लिए ईरान को, अच्छा ये बताइएगा, ईरानी तेल की जो खरीदारी है उससे पाकिस्तान किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकता है? इनफॉर्मल ट्रेड तो कई अरसे से पाकिस्तान में हो रही है ईरानी तेल की, जो कि जिसको हम कहते हैं सस्ता ईरानी तेल। जब वो फॉर्मली हो जाएगी या उसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा तो कितना पाकिस्तान के लिए वो सूदमंद होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए इसमें दो बातें। एक तो वो है जो तेल यानी कि पेट्रोल आता है, बिकता है, उसको जब आप कर देंगे तो आपको जब बॉर्डर से क्रॉसिंग होगी तो ना सिर्फ आपको तेल एक कम दामों पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब पहली ही चीज़ ये देखिए। दूसरा ऑफ कोर्स उस पर आप कोई टैक्स नहीं ले रहे पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान को उससे भी फ़ायदा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पर डे एंटर करता है पाकिस्तान। दिस इज़ वर्थ लाइक नियरली $1 billion एनुअली। अभी भी पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज पे। सो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इससे एक फ़ायदा होगा और फिर ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं आ रही होगी, बल्कि हम इसको फॉर्मलाइज करेंगे। दूसरी ये भी याद रखिए कि टेक्निकली ये बात भी दुरुस्त है कि हम उनसे क्रूड ऑयल मंगवा कर उसको रिफाइन भी कर सकते हैं। अब ये देखना है कि ईरानियन क्रूड क्या पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो कि बहुत पुरानी है और उनको हमने अपग्रेड नहीं किया, क्या उसमें यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई ऑपरेशनल एडजस्टमेंट की शायद ज़रूरत हो। हम जहाँ तक ताल्लुक था रशियन ऑयल का, वो नहीं इस्तेमाल कर पाए, इंडिया कर पाया बिकॉज उनकी जो रिफाइनरीज हैं वो ऑलरेडी अपग्रेडेड है। सो लेट्स होप कि डिपेंडिंग ऑन द क्रूड ग्रेड दैट वी गेट फ्रॉम देयर ये इस्तेमाल हो सकता है। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें उनको भी बेच सकता है, जिसमें फूड, टेक्सटाइल, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आगे तक, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को हम कार कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक, इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी हमारे पास जायद है। सो दिस इज अ स्टोरी दैट पाकिस्तान कैन राइट। बट मैं हमेशा ये समझाने गुंजाइश तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो जाहिर है, हम सब जानते भी हैं। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात कर लें, ख़ास तौर पर पेट्रोल के हवाले से बात कर लें, तो अब जाहिर है आवाम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम 150 रुपये की गुंजाइश है कि अभी भी पेट्रोल पे कमी की जा सकती है। ये जो लेवी है ना, इसने पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही एक अजीब कशमकश में डाल दिया है कि इतनी लेवी लगा दी जाती है, इतने प्राइसेस नहीं होते। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी तो मज़ीद घट रहे हैं प्राइसेस। तो कितनी कमी की गुंजाइश अभी बाकी है और हुकूमत मज़ीद कितना रिलीफ दे सकती है आवाम को अगर चाहे तो? देखिए एक तो बात यह है कि चूँकि अगले साल हमने उस लेवी को जो हमने नाफिज की हुई है, मैं समझता हूँ कि ये लेवी कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कुछ भी नहीं है। इसको लेवी कहें, कुछ कहें, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स जो लैंड क्रूज़र वाला और मोटर बाइक वाला एक ही लेवल पे दे रहा है। इसको अगले साल हम कह रहे हैं 1677 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, इस साल शायद 1468 अरब के करीब। सो यानी कि 200 अरब रुपया ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। चलें अभी आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि कीमतें नीचे आ जाएंगी तो हम 4-5 रुपए हमें ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे इस लेवी में। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, इस वक्त तो कीमत जो है वो खातिर खा तौर पे बिकॉज नीचे आ चुकी है और हम $70 के ब्रैकेट में आ गए हैं, 70 और $75 के ब्रैकेट में। एक खातिर खा रूम फर्दर कट का नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो क्रिएट हो गया। लेट्स होप कि हम ये कर पाएंगे और नेक्स्ट वीक जब आप देखें तो आपको प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आए। आप ये भी याद रखिए कि ₹2.5 की कार्बन लेवी है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गो अप टू ₹5 नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 1 जुलाई। पर जो कि इंटरनेशनल कीमत कम है, रुपया स्टेबल है, यू कैन सी मार्क्ड प्राइस ड्रॉ डाउन नेक्स्ट वीक एज वेल।
अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात कर लें तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के साथ राबते करती हैं, हमारे वज़ीर आज़म जगह जगह के दौरे करते हैं, फिर MOU साइन होते हैं, मेरी बड़ी मईशत पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो फ़रोग पा रही है और बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आ रही है। सरमायाकारी सिर्फ किताबों तक और ये डॉक्यूमेंट्स तक तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अमली इक़दामात या ग्राउंड पर अगर हम देखें तो बड़ी सारी कंपनीज अमेरिकन भी ऐसी हैं जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात और अमली इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आए। हमें इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% पे है। ये कई दिहाइयों की लो पे खड़ा हुआ है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। FDI पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। 1.5 अरब पौने 2 अरब डॉलर आती है इस साल। पिछले साल के मुताबिक शायद 25% कम है जो पहले 11 माह का डेटा आया है। वैसे भी FDI का टोटल कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लिटिल। सो मैं हमेशा ये भी बात बड़ी कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही ढूंढनी है। यानी कि 14% ऑफ GDP का मतलब है कि 64 अरब डॉलर की पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है हर साल। उसमें से जो FDI का शेयर है वो 1.5 पौने 2 अरब डॉलर का है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट में भी जो FDI का शेयर है वो तकरीबन 2 से 3% का है। सो FDI ज़रूर आनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए, मैनेजरियल चेंज के लिए, एक्सपोर्ट क्रिएशन के लिए। असल बात यह है कि जो हमें डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, प्राइवेटाइजेशन करना, टैक्स को कम्पिटिटिव करना दुनिया के लिए, ताकि लोग इंटरेस्टेड हों जो पाकिस्तानी हैं वो इस मुल्क में डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। फिर वो खुद ही ढूंढ लेंगे बाहर का पार्टनर जो कि जाकर वो चीज़ उनके साथ बाहर बेच सके। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का निज़ाम है वो सेविंग्स पे भी डिपेंडेंट है, और सेविंग्स के जो हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं ना ज़राए हैं वो भी बहुत कम है। ये दिस रिक्वायर्स हार्ड वर्क इफ़ वी हैव टू मूव ऑन दिस। आई एम रियली होपिंग कि आने वाले महीनों में हम ये काम कर पाएंगे, बिकॉज इसके बगैर पाकिस्तान का जिसे आप कहते हैं ना ग्रोथ, जॉब्स, प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी, ये चारों मसाइल नहीं हल हो सकते जब तक इन्वेस्टमेंट टू GDP कम से कम 20-22% पे नहीं चला जाता। हालांकि इंडिया, चाइना और अगर ईरान से तेल आता है तो इंपोर्ट बिल पर कितना फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान के लिए? इंपोर्ट बिल पर देखिए ना, फर्क तो इस तरह पड़ सकता है कि एक तो रवानी से तेल आएगा, एक जो है इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। सो यू कैन सेव क्रिटिकली। और तेल जो ईरान में है वो चीपर है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि वो किस ग्रेड का तेल है और वो कितना और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड एंड अथॉरिटीज हैव टू पुट, जिसे मैं कहता हूँ ना, आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्ट टीम्स पुट टुगेदर करनी पड़ेंगी, ईरान के केस में भी और अमेरिका के केस में भी, if you really want to benefit from the partnership that can be developed from these countries. I think कि पाकिस्तान की में एक अपॉर्चुनिटी दोनों ममालिक के साथ ओपन हो गई है ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की, पर वो फ्रेमवर्क क्या होगा दैट स्टिल इज़ वेरी वेरी फार अवे। और हमारे स्ट्रक्चर क्या उस फ्रेमवर्क को जिसे कहते हैं सहारा देंगे या आगे बढ़ाएंगे, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू राइट। वरना आप मुझे 2 साल बाद इंटरव्यू करेंगे, आप कहेंगे आपने तो कहा था कि ये सब चीज़ें होंगी। इसलिए मैंने ये कैवियाट दिया है, अगर रिफाइनरीज क्रूड ही नहीं वो कर सकेंगी तो उस क्रूड का फ़ायदा ही नहीं होगा। जैसे रशिया के केस में आपने सारी गुफ्तगू की, मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस ग्रेड का वो क्रूड है वो पाकिस्तान रिफाइनरीज की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको रिफाइन कर सकें, ऐसा ही हुआ। सो दीज थिंग्स हैव रियली टू। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा खाकान साहब, लास्टली ये बता दीजिएगा कि ये जो जंग अभी पूरी गुजरी है, ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा सब कुछ फेस किया है, पूरी दुनिया ने फेस किया है, तो इससे हम क्या लेसन अखज़ कर सकते हैं कि हमें जो तवानाई का शोबा है उसके लिए अब हमें सोलर की तरफ मुंतकिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम तेल पर तो इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता कि आगे क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, तेल की कीमतें मज़ीद कहाँ जाती हैं। इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिजनाइजेशन, पन बिजली, जो विंड कॉरिडोर्स हैं सिंध में, जो सोलर को अब हमने बना तो लिया है 25 से 30 हज़ार मेगावाट, पर उसको सोडियम और लिथियम आयन बैटरी से सेव किस तरह करना है, विंड कॉरिडोर्स, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइज लोकल रिसोर्सेज हो,
पूरी मुल्क को इलेक्ट्रिक पे मूव करना, गैस को इस्तेमाल करना बेटर एफिशिएंटली रादर देन हमारे घरों में ज़ाया करना। और फिर सबसे बढ़ के ये बात है कि किस तरह हम गैस के जो ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त करें, हम पेट्रोकेमिकल्स के जो ज़खायर हैं उनको दरियाफ्त करें। ये सारा काम हमने 20, 25, 30 साल में नहीं किया। और पता ये चला कि जब वॉर सिचुएशन में गए तो 1% का भी हमारे पास रिजर्व नहीं था, जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं। यू कांट रन अ कंट्री लाइक दैट। ठीक है। बहुत कुछ सीखा है हमने ये सब कुछ कोविड में, आखिरी बात ही करूंगा, सीख लिया था। तब भी हम यही कहते थे, यू नीड टू हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यू नीड टू हैव हाई इंडिजिनाइजेशन, and you need to move out of many sources of energy at Maruf's house and move to only one single source, which is electricity. गाड़ी भी उसी पे चलाएंगी, पानी भी उसी पे गर्म करेंगी, चूल्हा भी उसी से जलाएंगी, हीटिंग भी उसी से करेंगी। That is Pakistan's way forward. All right. थैंक यू सो मच खाकान साहब फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम पाकिस्तान किस तरह से इस जंग के बाद तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा संग मील हुआ है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर खबरों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहम और संगीन मसला, गुज़िश्ता एक हफ्ते में मासूम बच्चियों से दरिंदगी के 2 अंधोनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिन्होंने एक मरतबा फिर हमारी माशरती इक़दार, रिवायात और पॉलिसी साज़ों को कटहरे में ला खड़ा किया है। सिर्फ चंद दिनों के फ़र्क से 2 मासूम कलियों को मसल कर हविस और दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सरगोदा में कत्ल की गई मासूम मुंतहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसमें दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने आई हैं कि किस तरह से एक दरिंदे ने उस मासूम की जान ली है। नाजरीन, अभी तो सरगोदा की 8 साला मासूम मुंतहा की कब्र की मट्टी भी खुश नहीं हुई थी कि कराची के इलाके कायदाबाद में एक और नन्ही कली को रोंदने के वाक़यात सामने आते रहे हैं। 3 साला कुलसूम, जो कि चंद लम्हों पहले तक गली में बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक नज़रों से ओझल हो गई। माँ को खटका हुआ कि बच्चे की आवाज़ आ रही है, ना वो घर लौटी है। परेशान माँ ने गलियों के चक्कर लगाए, हर दरवाज़ा पीटा, मगर कुलसूम कहीं ना मिली। माँ ने बाप को फ़ोन किया, वो दफ्तर से भागा चला आया, मगर गली में दाखिल होते ही लोगों के चेहरों पर छाई खामोशी और हुजूम ने बता दिया कि कोई क़यामत गुजर चुकी है। नाजरीन, मोहल्लेदारों ने इतला दी कि नामालूम दरिंदों ने 3 साला बच्ची को अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया है। इंसानियत के नाम पर धब्बा बन जाने वाले इन सफाक मुजरिमान ने मासूम जिस्म को रोंदने के बाद लाश बोरी में बंद की और उसे घर की दहलीज पर फेंक कर चले गए। गोया एक ख़ानदान की दुनिया उजाड़ देना भी उनके लिए काफ़ी ना था। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर कब तक, आखिर कितनी मुंतहा, कितनी कुलसूम और कितने मासूम बच्चे इस दरिंदगी का शिकार होते रहेंगे। ये कोई पहला वाक़या नहीं है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए बात की जाए तो शायद आखिरी भी ना हो। आदाद व शुमार तो चीख चीख कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के 6000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर रोज़ 3 से 4 बच्चे इस वहशत का शिकार हो रहे हैं। मगर हर सानहे के बाद चंद दिन की मुज़म्मत, चंद बयानात, चंद ट्रेंड्स और फिर मुकम्मल खामोशी। मुजरिम आज़ाद, निज़ाम बेहिस और माशरा अगले हादसे का मुंतज़िर होता है। ये वाक़यात सिर्फ चंद अफराद की दरिंदगी की कहानी नहीं नाज़रीन, बल्कि एक बीमार माशरे, कमज़ोर निज़ाम इंसाफ और हुकूमती नाकामी का चार्ट शीट हैं। जब कानून का खौफ ख़त्म हो जाए, जब इंसाफ बरसों अदालतों में दफन रहे, जब मुजरिमान को सज़ा के बजाय रास्ते दिए जाएं, जब रियासत की तरजीहात अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इक़्तिदार का खेल बन जाएं, तो फिर मासूम जानों की कीमत भी कम हो जाती है। अफसोसनाक हकीकत तो यह है कि इतने लर्ज़ाखेज़ वाक़यात के बावजूद भी आज तक बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए कोई मौसर और जामे कौमी एक्शन प्लान सामने नहीं आ सका है। हर सानहे के बाद वादे तो किए जाते हैं, मगर ना निगरानी का निज़ाम बेहतर होता है, ना ही फौरी इंसाफ यकीनी बनाया जाता है, और ना ही ऐसे मुजरिमान के लिए ऐसी मिसाल कायम की जाती है जो दूसरों के लिए इबरत बन सके। और सबसे बढ़कर ये कि क्या बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुजरिमान को पुलिस मुकाबलों में मारने से क्या ऐसे वाक़यात रुक जाएंगे, या फिर इसके लिए पॉलिसी बदलने की ज़रूरत हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अरसे में बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात में इतना इजाफा क्यों हुआ है, इसके पसे पर्दा समाजी, नफसियाती और कानूनी अवामिल हैं क्या, और सबसे अहम सवाल ये कि रियासत, माशरा और वालिदैन मिलकर इस नासूर के ख़ात्मे के लिए
क्या अमली इकदाम कर सकते हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त निगहत दाद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट पर एक तवाना आवाज़ रखती हैं। उनको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निगहत साहिबा प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। अफसोस के साथ ये सवाल हम हर कुछ दिनों के बाद रिपीट कर रहे होते हैं। गेस्ट कोई और होता है, होस्ट कोई और होता है, लेकिन वाकया यही होता है। जो मरने वाले हैं उनके नाम बदल जाते हैं, शख्सियत बदल जाती है, लेकिन सब कुछ वैसा ही रहता है। ये वही ट्रेंड जो एक अरसे से चलता आ रहा है, आज फिर वही वाकयात रिपीट हो रहे हैं। आप क्या समझ रही हैं कि जो ज़्यादती के वाकयात हैं इनमें अचानक इतना इजाफा रूनुमा क्यों हो रहा है, क्या इसकी वजह है? जब हम कहते हैं कि वाकयात में अचानक इजाफा हुआ है, तो हमें ये समझना होगा कि ये वाकयात नए नहीं हैं, ये जुर्म नया नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि रिपोर्टिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाकयात हैं वो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर जो हैं वो इन वाकयात को ऊपर नहीं आने देते रहे, जिसमें मिसाल के तौर पे ख़ानदानी एक जो हमारी वो है जिसमें बच्चों को चुप करा दिया जाता है, या जो सोसाइटल दबाव है, समाजी जो दबाव है, और फिर तीसरी जो एक चीज़ है वो है हमारा कानूनी निज़ाम, जिसपे अदम एतमाद का इजहार जो है वो हमारी सोसाइटी करती है, या वो अफराद जो मुतासर होते हैं वो करते हैं, और फिर उस अदम एतमाद ने इस खामोशी को, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है उनके उस खामोशी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। जब भी कोई बड़ा वाक़या मीडिया पे आता है तो दूसरी तो और जो और मुतासरा फैमिलीज होती हैं उनमें भी एक हिम्मत आती है कि वो भी इसमें आवाज़ उठाएं, वो भी अपनी बात करें। लेकिन एक तरफ ये एक मुस्बत तब्दीली है कि लोग बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में ये हमारे निज़ाम की नाकामी का भी एक इजहार है कि इतने सालों तक जिसने इस मामले को दबाए रखा, जिसमें लोग इस पे बात नहीं कर पाते, हमारी सोसाइटी इस पे बात नहीं कर पाती, और अगर बात करती भी है तो आपने देखा होगा ये जो भी बच्चियों के वाकयात हुए हैं या एक के बाद एक, उसमें हमें एक ये भी नैरेटिव सुनने को मिल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि माँ बाप को बच्ची का ख्याल रखना चाहिए था, बच्ची क्यों दुकान पे गई, बच्चा क्यों, मतलब ये एक समाजी जो रवैया है ये भी इसको चुप रहने में, यानी कि अपने जो मुतासर आप नहीं समझती कि ये होना चाहिए? डोंट यू थिंक सो कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जब वो पेरेंट्स देख रहे हैं कि मौशरा इस हद तक यहाँ तक पहुँच चुका है और हम पे दर पे इस तरह के वाकयात सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ख्याल, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम पर भी तो आयद होती है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी क्या जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी बच्चियों को या इवन अपने बच्चों को भी क्या वो चार दीवारी में बंद करके उनको रखें और समझें कि ये बच्चे महफूज हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका जो ज़्यादातर बयानियाँ हमें सुनने को मिल रहा है वो यही है कि आप बच्चों को क्यों आपने बच्चे को भेजा, क्यों आपने बच्ची को इस तरह के कपड़े पहना। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो ये है कि यहाँ पे तो 6 माह की बच्ची के साथ भी ज्यादती होती है, यहाँ पे तो कब्र में जो दफन हो जाती है औरत उसके साथ भी जाके ज्यादती कर लेते हैं। तो ये मामला जो है ये हिफाजत या उसका नहीं है, ऑफ कोर्स हिफाजत और ये सारी बातें भी हम पे लागू होती हैं और वालिदैन जो जिनके बच्चे हैं, लेकिन हमें पूरे माशरे की सोच भी तो देखनी है ना। अगर हम यही बार बार कह के हम जब ये बात करते हैं ना तो हम मुद्दा जो है वो उन जो मुजरिम है उससे उठा के हम डाल देते हैं उन लोगों पे जो कि ऑलरेडी मुतासर हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं हिफाजत की, बजाय ये कि हम मुजरिम की बात करें या हम उस जुर्म की बात करें जो इस वक्त माशरे में इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आ रही कि इससे किस तरीके से नबर्द आजमा हो। अच्छा निगहत साहिबा, एक ये ट्रेंड भी अभी हमने देखा हालिया अरसे के अंदर, इस तरह के वाकयात के बाद पुलिस मुकाबले करवाए जाते हैं और पुलिस मुकाबलों में या तो खबर आती है कि पुलिस ने मार दिया या वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। सो ये काफ़ी है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने से क्या मामलात रुक सकते हैं या इसके ऊपर किसी किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसी हमें तब्दील करनी पड़ेगी और ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि मजीद जो इनके पैरोकार हैं, सहूलतकार हैं, उन तक तो पहुँचा जा सके? देखिए, ये मैं तो बिल्कुल पुलिस मुकाबले की हामी नहीं हूँ और किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क कोई ऐसे तो नहीं है कि शुतर बेमुहार सारे जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है। एक कानूनी निज़ाम मौजूद है। आप क्यों कवानीन लेकर आते हैं? आप कवानीन की इन्फोर्समेंट अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे और लोगों को एतमाद होगा हमारे इदारों पे, तो ये पुलिस मुकाबलों की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। पुलिस मुकाबलों की तब ज़रूरत पेश आ रही है जब इवन इस निज़ाम से जुड़े
हुए लोग जो सिस्टम में मौजूद हैं, उनको भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एतबार नहीं है। तभी वो फौरन ये जो एकदम से लोग बात करना शुरू हो जाते हैं और एक लहर उठती है, तो उस लहर को मुझे लगता है दबाने के लिए भी ये चीज की जाती है कि मुकाबले में मार दिया, ये जी इंसाफ हो गया। ये इंसाफ कतन नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसको जड़ से नहीं एड्रेस करेंगे, आपने आज एक को मारा, आप कितने लोगों को मारेंगे? और मावरा या अदालत कार्रवाई तो होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर कानून क्यों आप बना रहे हैं? तो मेरा तो इस बारे में बिल्कुल बने प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। आप देखिए आपकी कमियां कहाँ हैं। हम कितनी दफा ये बात करें कि कमियां हैं हमारे इंसाफ के निजाम में, उनको आप उन कमियों को देखें, उनको देखें कैसे एड्रेस करना और फिर लोगों को पकड़े। देखिए ये सिर्फ डर नहीं होना चाहिए कि मुझे मार दिया जाएगा, डर जो है वो ये होना चाहिए कि इस मुल्क का निजाम जो है वो मेरे पीछे आएगा, मुझे अदालत में ट्रायल होगा, मुझे सजा होगी, मैं इतने साल जेल में गुजार सकता हूँ या मुझे फांसी हो सकती है, तो ये डर होना चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्टली निका साहब, मैं ना अभी कराची वाली बच्ची के वालिद को सुन रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे उसकी बात बेचारे की सुन के। वो इतना बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है उनकी इकलौती बेटी चली गई। वो कह रहे थे अगर मेरे हाथ में निजाम होता तो मैं ऐसी सजा देता कि अगला कोई शख्स जो है ना वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10,000 दफा सोचता। ज़ैनब वाला मामला हमारे सामने सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड रहा। वो उसके बाद अभी तक क्या हुआ है? क्या ज़ैनब के बाद ये मामलात रुक गए? क्या ज़ैनब के बाद ये हैशटैग्स रुक गए? नहीं, उस पर हमने अभी तक क्या किया है और क्या करना चाहिए इदारों को, हमारी हुकूमतों को किस तरह की हिकमत अमली बनानी चाहिए? देखिए मेरा हम लोग हमेशा अपने तई कोई ना कोई हल पेश करते हैं कि ये कर लें, ये कर लें। बहुत से लोग कहते हैं अवेयरनेस रेजिंग होनी चाहिए, लेकिन हमें अवेयरनेस रेजिंग क्या हो जब आपके माशरे की सोच और ख़ास तौर पे मर्दों की ज़्यादातर तो इन्हीं के खिलाफ ही जुर्म आता है ना सामने, यही मुजरिम ठहराते हैं। तो अगर जब तक इनकी सोच को यंग एज में जाके आप हिट नहीं करेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि आपने माशरे में किस तरीके से रहना है और माशरे में हर किसी को कैसे ट्रीट करना है। ये जो वाकयात बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ होते हैं, ये इस वजह से होते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये वल्नरेबल हैं, ये बात नहीं कर सकते, इनको खामोश कराया जा सकता है, इनको डराया जा सकता है या इनको मार देंगे। तो जब तक ये वाली जो सोच है इसको हम झिझोड़ेंगे नहीं और माशरे की सोच को ठीक नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप पुलिस मुकाबलों में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी बहुत गैप्स हैं। फास्ट ट्रैक केसेस क्यों नहीं करते बच्चों के? 6 महीने में केस क्यों नहीं डिसाइड होता? क्यों माँ बाप को धक्के खाने पड़ते हैं सालों तक और फिर वो इस पे एतमाद करना छोड़ देते हैं और वही चीज दूसरे भी लोग देखते हैं कि एतमाद करने का क्या बात कर रही है ना, सोच के हवाले से बात कर रही हैं। सो इसी सोच को बदलने के लिए किस तरह का निजाम लाया जाना चाहिए? कैसी सजाएं मुतारिफ करानी चाहिए कि फिर दूसरा कोई शख्स इस तरह का सोचे भी ना? देखिए सजाएं तो हमारे कानून में ऑलरेडी हैं। मसला ये है कि वो सजाएं जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरी मेरे ये ज़ाती ख्याल है कि मीडिया पे भी ये एक जिम्मेदारी लागू होती है कि जब मामलात उठते हैं सिर्फ उस वक्त उनको कवर ना करें, बल्कि कोई एक तो ऐसा केस लेके फॉलो करें, इतने सालों तक वो सफ़र फॉलो करें उन वालदैन का जो अदालतों में धक्के खाते हैं और फिर उन गैप्स को आइडेंटिफाई करें कि ये निज़ाम में मसले हैं, ये कानून में मसले हैं, आपने इस तरीके से उनको एड्रेस करना है। अभी हम लोग सिर्फ एकदम से एक लहर उठती है, हम सारे टीवी पे आ जाते हैं, हम बोलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम क्या हम फॉलो करते हैं कि क्या होता है उन केसेस में, उनको कैसे फॉलो किया जाता है? और जो चाइल्ड राइट्स कमीशन हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप कौन सी ऐसी चीज कमी है जो आप नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ये वाकयात ज्यादा होते जा रहे हैं? रिपोर्टिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि ये इतनी दिल दहलाने वाली बात है कि हम सब इतना डर गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि बाहर निकला भी जाए या नहीं। और सिर्फ लड़कियां नहीं, बच्चे भी। आप देखिए साहिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें छोटे बच्चे जो हैं उनको भी रेप का निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो बच्चे तो कोई भी महफूज नहीं है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच निकल साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। बॉन्ड इशू जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे और न जाने ये वाकयात कब रुकेंगे, हम इस पर आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अल्लाह ना करे कि आगे आने वाले वक्तों में इस तरह का कोई प्रोग्राम, कोई भी सेगमेंट दोबारा किसी की बेटी या बेटे के लिए करना पड़े। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।